हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विन बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे। मैं शशांक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस यूट्यूब चैनल पे एडुटेरिया द्वारा निकाली गई पुस्तक बिहार वस्तुनिष्ठ ने समान अध्ययन का ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा है और अभी तक हम लोगों ने एक से लेके चार सेट तक सॉल्यूशन कर चुका है और उसको देख चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पांचवा सेट। तो चलिए पांचवा सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बीपीएससी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पांचवा सेट। पांचवा सेट का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? यानी झारखंड राज्य के विभाजन से पहले बिहार जो सम्मिलित बिहार था उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 और 22। लोकसभा में कुल कितना सीट था? तो लोकसभा में उस समय 54 था और राज्यसभा में उस समय 22 था। वर्तमान में अभी बात करें तो अभी बिहार और झारखंड में लोकसभा कितनी है, राज्यसभा कितनी है, विधानसभा कितनी है और जिले कितने हैं, इस सब का हम लोग देख लेते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, वहीं झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा में बिहार में 16 है, वहीं झारखंड में 6 है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 243 है तो झारखंड में 81 है। इसके अलावा बिहार में जिले कितने हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं, वहीं झारखंड में अब बढ़ा के 24 किया गया है। इसके अलावा बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में अभी वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं, वहीं झारखंड में 5 प्रमंडल है। तो ये दोनों कंपेरिजन हो गया बिहार और झारखंड में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व, तो ये भी क्वेश्चन बनता है बिहार बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? तो ये डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेट एकदम याद रखना चाहिए आपको, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होता है। और 15 नवंबर को क्यों अलग होता है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जन्मोत्सव मनाया जाता है और झारखंड में भगवान के रूप दिया गया है आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा मुंडा जी को, तो इस कारण से 15 नवंबर को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बार। बिहार में कुल मिला के 8 बार तक, अभी सबसे ज़्यादा 8 बार तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1968 में लागू किया गया था नित्यानंद कानूनगो। बार-बार ये प्रश्न आता है, नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है कि वो राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल का चयन जो होता है यह प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और उनको बर्खास्त करने के लिए भी राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। राज्यपाल के पद के लिए राष्ट्रपति के एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत यह शब्द का यूज किया जाता है प्रसाद पर्यंत पर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद, यानी अभी बिहार है, बिहार में जो भी मंत्रिपरिषद है राज्य के स्तर पे, उसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, बिहार विधानसभा जो 1937 में हुआ था, उस समय बिहार के विधानसभा अध्यक्ष का नाम था श्री राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और वो भी सबसे कम समय तक रहे थे। कितने दिनों का इनका कार्यकाल था? तो कुल मिला के 5 दिन, केवल 5 दिन का कार्यकाल ही था।
किस वर्ष इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो 1968। अभी हम लोगों ने देखा कि 1968 में सबसे पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके पहले सतीश प्रसाद सिंह को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल जो है उसमें केवल 2 ही जिला है। कौन कौन सा जिला है? तो एक भागलपुर, खुद भागलपुर है, और दूसरा है बांका। बांका जिला भागलपुर में पड़ता है। यह सबसे छोटा प्रमंडल है। अभी वर्तमान में बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो याद रखेंगे 9 प्रमंडल है। 9वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल को माना जाता है। और वास्तविक प्रधान अगर पूछे तो इसका उत्तर हो जाता है मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। 6 सीटें जो है अभी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अभी इसी वर्ष लोकसभा चुनाव हुआ है तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगर पूछे कि बिहार में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे 40 है। 11वां प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य, यहाँ पे बिहार मैंने बोल दिया था, भारत का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। कब उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था? तो 1984 में दिया गया था। ईयर भी याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जिला जो है बिहार के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है और यह नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। बात करें नेपाल के साथ बिहार का कुल कितने जिला सीमा साझा करते हैं तो नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला करते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के साथ नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा साझा करता है। कुल कितना किलोमीटर की लंबा सीमा है बिहार और नेपाल के बीच में? तो ये भी याद रखेंगे 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिहार के कौन कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर बढ़े तो सबसे पहले यहाँ पे पश्चिम चंपारण आ जाएगा, फिर पूर्वी चंपारण आ जाएगा, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, फिर किशनगंज आ जाता है। तो ये 7 राज्य जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई 874 मीटर है। और किस जिला में है ये? तो पश्चिम चंपारण जिला में ये स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा बिहार के सबसे उत्तर और पूर्व में स्थित जो है किशनगंज, उसी जिला में होती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगर औसत वर्षा की बात करें तो बिहार में औसत वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर बिहार में औसत वर्षा होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। सेंदई फ्रेमवर्क को 2015 ईस्वी में बिहार में लागू किया गया था। सेंदई फ्रेमवर्क क्या चीज़ से है? तो यह आपदा प्रबंधन से है और ये सेंदई जो है जापान में एक शहर है, वहीं पे आपदा प्रबंधन को न्यूनीकरण करने के लिए एक फ्रेमवर्क ढांचा दिया गया था। वहाँ पे 2015 में इसे फ्रेमवर्क को लागू किया गया था और बिहार उसी साल लागू कर लिया। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया। पूर्णिया जिला बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। अगर जूट उत्पादन करें भारतीय स्तर पर तो भारत में
पूर्वी राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, इसे भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सा मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो बिहार के गंगा के दक्षिणी, गंगा अगर बिहार ये है और इसके दक्षिण में जो है, गंगा के दक्षिण में जो मिट्टी है, इसको कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कैवाल मिट्टी की एक विशेषता होती है कि इसमें अम्ल, एसिड और बेस का जो होता है संतुलन बना रहता है, और इसमें जल ग्रहण की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण से यह इसमें धान की भी खेती होती है, गेहूँ की भी खेती होती है। और ये कौन से जिला में फैला हुआ है? तो ये रोहतास में फैला हुआ है, जहानाबाद और नालंदा में भी फैला हुआ है। पटना के भी कुछ क्षेत्रों में कैवाल मिट्टी पाई जाती है। 20 नंबर प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ये चौसा के निकट मिलती है। चौसा जो बक्सर जिला में है, वहाँ पे कर्मनाशा नदी मिलती है। बात करें कर्मनाशा नदी निकलती कहाँ है, तो इसका ओरिजिनिंग पॉइंट है, ये विंध्य श्रेणी से निकलती है। विंध्य श्रेणी से निकलती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और यह चौसा के निकट मिल जाती है। एक और बात इससे ध्यान रखेंगे, कर्मनाशा नदी उन 4 नदियों में से एक है जो बिहार तथा यूपी के बीच बॉर्डर निर्धारण भी करती है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। कांवर झील के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि यह बिहार का पहला रामसर साइट था, और किस वर्ष इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? तो 2020 में इसको रामसर साइट के दर्जा दिया गया था। अभी बिहार में कुल 3 रामसर साइट्स हो चुके हैं। इसके अलावा कांवर झील जो है उसको बिहार ने एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ऑक्सबो झील के रूप में भी जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील कहाँ पे स्थित है, तो ये बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? इसका ऑप्शन है सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड। ये तीनों के तीनों जलकुंड मुंगेर में स्थित है। इसके अलावा एक और जलकुंड जो आपको याद होना चाहिए वो है लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड मुंगेर जिला में स्थित गर्म जलकुंड है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 नंबर प्रश्न है, राजापुल नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी। कोसी नदी पर राजापुल नहर परियोजना स्थित है। इसके अलावा कोसी नदी पे 3 और याद रखेंगे, पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर और छतरपुर नहर, ये तीनों जो है, और इसके अलावा राजपुर नहर, ये तीनों परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। ये जो राजपुर नहर है, इससे कौन कौन से जिला प्लावित होते हैं? तो सहरसा और खगड़िया इसे लाभ मिलता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाता है। इसकी जनसंख्या भी याद रखेंगे, पिछला बीपीएससी सेक्शन 9 में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वो गया जिला का जनसंख्या पूछ लिया गया था, तो शेखपुरा का भी याद रखेंगे। इसकी जनसंख्या 1,11,000 89 है। कुल इसकी इतनी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला सीवर हो जाता है, और सीवर जिला की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, कितना है? तो 1880 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न करता है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार के महिला साक्षरता सबसे कम है सहरसा जिला में। कितना महिला साक्षरता है? तो 41.68% महिला जनसंख्या ही साक्षर है। ये डाटा जो भी है 2011 की जनसंख्या गणना हुआ था उसी का डाटा है। इसके अलावा अगर ओवरऑल सबसे कम जनसंख्या साक्षर की बात किया जाए, तो वो पूर्णिया जिला हो जाता है। रोहतास जिला जो होता है सबसे ज़्यादा साक्षर जिला माना जाता है, और इसकी साक्षरता दर 73.37% है। वही पूर्णिया जो है सबसे कम ओवरऑल साक्षर जिला है, इसकी साक्षरता दर है
0.08%। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या आप लोग को जनसंख्या से रिलेटेड 1-2 प्रश्न रहते ही हैं, तो उसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट करके ही जाएँगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन-सा था? अंतिम शासक से पूछा गया है, तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे और इनको कहा जाता है कि इन्हीं के समय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और ये भाग के नेपाल चले गए थे। और कर्नाट वंश में ये 2 प्रथा भी चालू किए थे। एक ही प्रथा एक्चुअली, उसके 2 नाम हैं। पंजी प्रथा पूछे, पंजी प्रथा या पंजी प्रबंध की शुरुआत, पंजी प्रबंध प्रथा या प्रबंध की शुरुआत इन्होंने की थी, हरि सिंह देव। ये अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश मिथिला के क्षेत्र में मध्यकाल में एक राजशाही वंश था। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार में थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। देवपाल जो पाल वंश का शासक था, इसकी राजधानी मुंगेर बिहार में थी। देवपाल के बारे में एक और कथन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि देवपाल के समय ही शैलेंद्र वंशी जावा सुमात्रा का जो शासक था, उसका शैलेंद्र वंशी था। शैलेंद्र वंशी, उनका नाम था बालदेव पुत्र। बालदेव पुत्र उनको 5 गांव दान में दिए थे। क्यों दान में दिए थे? तो यहाँ पर बिहार बनवाना चाहते थे बालदेव पुत्र, उसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। किस वंश के शासक थे? तो शैलेंद्र वंशी थे, जावा सुमात्रा पे शासन करते थे। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT जो था, यह दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में के समय में ही तिरहुत था, उसका विलय करके इसका नाम तुगलकपुर कर दिया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने मुगलों के विरोध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? इसका सही हो जाएगा चेर शासकों के। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चेर शासकों ने मुगलों के विरोध संघर्ष में सहायता किया था। और शेरशाह का किस मुगल सम्राट के साथ संघर्ष चलता है? तो इसे ध्यान रखेंगे, हुमायूं के साथ संघर्ष रहता है। 23 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खान नूहानी। किस वर्ष किया था? तो लगभग 1594-95 के करीब में हुसैन शाह सर्की को पराजित करके बिहार का प्रभारी के रूप में दरिया खान नूहानी को नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जून 1539। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। चौसा वहीं जो बक्सर के पास में है। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर दिया था और इसी युद्ध के बाद से जो शेर खां था, शेरशाह की उपाधि भी धारण करता है। 31 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त जो बीपीएससी की तैयारी करता हो, उससे भी इस चैनल के बारे में बताएं, अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। 32 नंबर प्रश्न कहता है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में। प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है और यह बिहार सरकार की वर्तमान बिहार सरकार का एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बिहार सरकार द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह एक कृत्रिम झील के बीच में अष्टकोणीय मकबरा है। कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। 33 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा तारीखे दाऊदी में है। तारीखे दाऊदी में इसकी चर्चा मिली गई है। तारीखे दाऊदी के लेखक कौन होते हैं? तो अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था। अब्दुल्ला नाम का एक लेखक था, उन्होंने लिखा था। और बात करें कि शेरशाह सूरी की जीवनी किसने लिखा है, तो उसका भी नाम याद रखेंगे, अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी की
जूनी लिखी थी। तारीख दाऊदी के लेखक कौन थे? अब्दुल्ला थे। और तारीख दाऊदी में ये चर्चा मिलती है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ जाता है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने खानम। खाने खानम को बिहार में अकबर द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था 1580 ईस्वी में। 35 नंबर प्रश्न कहता है, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर के समय में ही अकबर का समय काल में ही बिहार में सर्वाधिक विद्रोह होता है। बात करें अकबर का समय कब से कब तक वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इससे भी याद रखेंगे 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसी के काल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह होता है। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में भ्रमण किए थे सिख के प्रवर्तक थे जो नानक गुरुदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर, राजगीर और भागलपुर, तीनों के तीनों जगह विजिट किए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मुगल शासक फारूक सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1717। फारूक सियर 1717 में अंग्रेजों को एक शाही फरमान के जरिए बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए इजाजत दे दी थी। फारूक सियर को भारतीय इतिहास में एक घृणित कारक के रूप में भी जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां के काल में ही अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? तो यह 1551 ईस्वी में गुलजार बाग में किया था। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने प्रयास किया था 1651 में गुलजार बाग में किया गया था। 1620-21 के करीब में पटना में ही स्थापित करने का प्रयास किया जाता है बट वह सफल नहीं रहता है अंग्रेजों द्वारा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक 1664 ईस्वी में बना था। और जॉब चार्नक के बारे में ध्यान रखेंगे कि इसे कलकत्ता के निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था और यह किस वर्ष आया था? तो इसे भी ध्यान रखेंगे लगभग 1587 में यह बिहार आया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। कहाँ किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो ये बांकीपुर में किया जाता है। बांकीपुर में किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया जाता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन यानी कि यहाँ बात किया जा रहा है 1912 का अधिवेशन। 1912 का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। बात करें बिहार में कब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 3 बार हुआ था बिहार में। कब कब हुआ था इसे ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसको एक चार्ट के जरिए हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था यह 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर जी थे। दूसरा जो होता है यह 10 साल बाद 1922 में होता है। कहाँ होता है? गया में होता है और इसके अध्यक्ष C.R. दास थे। और तीसरा जो होता है 1940 में होता है और ये कहाँ होता है? तो रामगढ़ में होता है जो अब वर्तमान में झारखंड में चला गया है। तो रामगढ़ में होता है और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में पटना में आर.एन. माधोलकर जिसके अध्यक्ष थे। यह 27वां अधिवेशन ही था। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है,
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किससे फांसी की सजा हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के बम कांड में फांसी की सजा हुई थी और इस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो इस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष था। प्रफुल्ल चाकी भी इसी बम कांड में शामिल थे, लेकिन इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FG सलाई। FG सलाई थे चंपारण में कृषि इसकी स्थिति की जांच के लिए। और इसके अन्य सदस्य के रूप में महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि लोग थे। 45वां प्रश्न है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। हेनसांग तो पता है कि ये हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था और चार्ल्स फिंच जो था ये अकबर के समय आया था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, ईसा पूर्व में ही आ गया था। मेगास्थनीज के बारे में कहा जाता है कि यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था और भारत में आके तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में एक किताब लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था इंडिका और इसमें तत्कालीन मौर्य समाज के सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में जानकारी मिलती है। 46वें नंबर प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। कुंडग्राम कौन से जिला पे होता है? तो वैशाली में पड़ता है। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? ऑप्शन है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों के तीनों जो है अशोक के स्तंभ ये बिहार में स्थित है। बात करें लौरिया और अरेराज की, तो ये दोनों अभिलेख जो है यह पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। वहीं लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है। 48 नंबर प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्क ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। अश्वघोष कौन थे? तो ये चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के काल में ही हुआ था, उसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष। 49 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस जो थे तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। किसके समय हुआ था? तो ये अशोका के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश के शासन का अंत किया था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आप वैशाली पाटलिपुत्रा से यह वैशाली राजधानी ट्रांसफर किया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक 5वां सेट कंप्लीट कर लिया है। 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय।